परफेक्ट। चलो शुरू करें। एनसीएफ कंप्लीट करेंगे जो कल हमें करना था, बट क्योंकि काफ़ी डिटेल डिटेल में हम लोग चले गए थे तो क्लास आपकी स्ट्रेच हो गई थी, है ना। और ये जितने भी लोग हैं जिनको बहुत बेचैनी है कि जैसे ईएमआरएस का एग्ज़ाम या किसी भी बैच में अगर आप हैं तो ये आप मान के चलें, क्योंकि ये पहला साल नहीं है कि जब हम पढ़ा रहे हैं, है ना, कि वो सिलेबस आपका टाइमली कंप्लीट होगा, है ना। क्लास क्योंकि अक्टूबर में कई लोग पैनिक कर गए हैं, जो कि दिवाली की छुट्टियां होती हैं हर साल, पूरी टीम को ही उस टाइम पे रेस्ट चाहिए होता है ना। तो कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है उस चीज़ को लेकर के। वो क्लास आपकी, आपका अगर आपको जितना कराया गया उतना आपने कर लिया तो बात बन जाएगी। यार हाँ, थोड़ा सा डिले जो है चल रहा है, ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, उसका पूरा अरेंजमेंट ये वो टीम से इंस्ट्रक्शन है कि आप कुछ दिन ऑफ कर दो, बट वो मैं कर नहीं रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी दिवाली की छुट्टी में इतनी छुट्टियां हो गई हैं, मतलब दिवाली की छुट्टियां और उससे पहले कुछ छुट्टियां हो गई हैं, तो मैं चाहती नहीं हूँ किसी भी स्थिति में कि ऑफ हो। चाहे थोड़ा बहुत लेट हो जाए, उससे बेटर है कि क्लास चले आपकी। और अगर आपने ठीक से सिलेबस कर लिया, जो चीज़ें आपको दी गई हैं प्रीवियस ईयर वगैरह वो सब कर लिया आपने, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस मेहनत आपकी, वो आपके दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। वो हो जाएगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है ना। जो कराया जा रहा है वो उसकी आप चिंता करो कि ये आपको आता है कि नहीं। ये नहीं, ये आप मुझे मत बताइए प्लीज़ कि सिलेबस में कौन-सा टॉपिक कब किसको कहाँ कराना है, वो मेरी चिंता है ना। सिलेबस आपका तरीके से कंप्लीट होगा, उसकी चिंता आपको नहीं लेनी है ना। अमित शांति से पढ़ाई करो, पढ़ाई कर लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, इधर-उधर की बातों से नहीं होगा, है ना। नहीं, ये फालतू बातें नहीं चलेंगी विक्रांत, ऐसा कभी नहीं हुआ है आज तक। एक्स्ट्रा में दी जाती है बीओडी, समझ रहे हो। चलिए कंटिन्यू करें, समझें क्लास। चलिए, बिल्कुल हो सकता है 3 महीने पढ़ के भी राजेश सिलेक्शन, अगर आप ठीक से कर लें पढ़ाई। चलिए शुरू करते हैं। असेसमेंट एंड हमने स्टेज स्पेसिफिक लर्निंग की बात की थी इससे पहले एनसीएफ में, जो कल हम चर्चा कर रहे थे जिस चीज़ की, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन यानी आकलन और मूल्यांकन की चर्चा हमें अभी करनी है। असेसमेंट एक छोटा भाग होता है किसका, इवैल्यूएशन का, मूल्यांकन का। यानी इट्स लाइक जैसे ग्रोथ जो है एक पार्ट है डेवलपमेंट का, वैसे ही असेसमेंट भी एक पार्ट है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पता है ग्रोथ किसके अंदर आती है, डेवलपमेंट के अंदर आती है, एक बड़ी प्रक्रिया है डेवलपमेंट। तो जो कुछ भी ग्रोथ में है वो सब डेवलपमेंट तो अपने आप है। मतलब जो भी कुछ डेवलपमेंट में है वो, मतलब ग्रोथ डेवलपमेंट का हिस्सा है। ज़रूरी नहीं है जो कुछ भी डेवलपमेंट में है वो ग्रोथ में आए, लेकिन जो ग्रोथ में है वो डेवलपमेंट में अपने आप आएगा, क्योंकि बड़ी प्रक्रिया है। इसी तरह से आपको पता है सिलेबस जो है, सिलेबस एक पार्ट है करिकुलम का, है ना? करिकुलम का। करिकुलम एक बड़ी प्रक्रिया है, सारी एक्टिविटीज़ जो भी स्कूल में हो रही हैं इंक्लूडिंग सिलेबस, सब करिकुलम का हिस्सा है। उसी तरह से जो असेसमेंट है, आकलन जिसको हम कहते हैं, वो जस्ट एक हिस्सा है किसका? एक बड़ी-सी प्रक्रिया का, एक बड़े से जहाज का जिसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। बात सही है? तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने 3 एग्ज़ाम्पल्स आपको दिए हैं ताकि आपको इस चीज़ में क्लैरिटी रहे। ठीक है? ईएमआरएस वालों बैच कंप्लीट कर लो, क्वेश्चंस पूरे के पूरे ना अटेम्प्ट कर पाओ तब बोलना, है ना? अभी पैनिक होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास इनफ टाइम है, मैं करा दूँगी, उसकी चिंता मत लो। ठीक? बाकी बैचेज़ में तो इनफ टाइम है ही। बाकी सब आपने कर लिया इतने, ये देख लो। तो अगर हम देखें, हम न्यू बैच जॉइन करना है 2026 वाला, वो मर्ज़ी है आपकी मीना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तेज़ बोलो, आपके फ़ोन में दिक्कत है। चलिए, आशिया। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें जो असेसमेंट और मूल्यांकन है, यानी असेसमेंट यानी आकलन और मूल्यांकन की जब हम बात कर रहे हैं, तो द एनसीएफ एसई 2023 प्रमोट्स अ शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग टू फॉर्मेटिव असेसमेंट्स इंक्लूडिंग 360 डिग्री फीडबैक थ्रू होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड्स, जो हमने पढ़े हैं कि 360 डिग्री वाला आकलन का कार्ड, एट द सेकेंडरी लेवल मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम्स एंड फ्लेक्सिबल सर्टिफिकेशन ऑप्शंस आर इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस एंड प्रमोट कॉन्टिन्यूस लर्निंग। साल में 2 बार एग्जाम्स हो जा रहे हैं, है ना, ये सब चीजें अब अप्लाई हो रही हैं स्कूल में। कि एनसीएफ एसई 2023 समग्र प्रगति कार्ड के माध्यम से, यानी 360 डिग्री फीडबैक, यानी बच्चे का सेल्फ असेसमेंट, वो खुद का आकलन करे, टीचर उसका आकलन करे, है ना, और पीयर्स जो साथी समूह है वो उसका आकलन करे। तो 360 डिग्री असेसमेंट जिसमें बच्चे का कॉग्निटिव एस्पेक्ट यानी दिमाग, अफेक्टिव यानी उसके इमोशंस, और साइकोमोटर, ये तीनों ही पहलू इंक्लूड हो सके। इन तीनों ही पहलुओं को, करिकुलर प्लस को करिकुलर को मिलाकर के आपका एक 360 डिग्री असेसमेंट कार्ड बनेगा, जिसमें रचनात्मक मूल्यांकन, जिससे फीडबैक मिलता है,
की और बदलाव को बढ़ावा देता है। माध्यमिक स्तर पर परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए, जो सेकेंडरी लेवल है 10th, निरंतर सीखने को बढ़ावा देने के लिए मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षा और लचीले प्रमाणन विकल्प पेश किए गए हैं। मॉड्यूलर बोर्ड्स में क्या होगा, 2 बार मान लीजिए साल में एग्जाम हो रहा है, जरूरी नहीं है कि एक ही बार का काउंट होगा या उसी टाइम पे पैनिक, बोर्ड का डर खत्म हो जाए बच्चे के अंदर से। तो ये सब चीजें एनसीएफ आपका जो है असेसमेंट के क्षेत्र में करने की कोशिश कर रहा है कि 360 डिग्री असेसमेंट हो, यानी 360 डिग्री आकलन। 360 डिग्री आप जानते हैं, जहां आप खड़े हैं वो चहुमुखी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड या होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, यानी बच्चे के मन, उसका शरीर, उसका दिमाग, तीनों का आकलन आप कर सके। बात सही है नहीं? क्लियर है? क्लियर है? तो ये यहाँ पे बात हो जाती है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। वही बात जो हम एनईपी में कर चुके हैं, उसी बात को बस नए ढंग से कहा है कि रचनात्मक आकलन, जिसमें बच्चा एक्टिव है, उसके बाकी एस्पेक्ट्स दिमाग के, उनका भी मूल्यांकन हो सके। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ेंगे। 5th पॉइंट है एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल एंड फिजिकल एजुकेशन, यानी जो आपका वातावरणिक या पर्यावरणिक शिक्षा है या पर्यावरण की शिक्षा है, एनवायरमेंटल एजुकेशन है, और फिजिकल एजुकेशन है, यानी शारीरिक शिक्षा जिसको हम पढ़ते हैं कहते हैं, वो आपके इन दोनों ही चीजों पे ध्यान दिया जाना चाहिए। तो पर्यावरण एवं शारीरिक शिक्षा पर जोर, एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल एंड फिजिकल एजुकेशन, पर्यावरण एवं शारीरिक शिक्षा पर जोर, ये आपका फोकस होना चाहिए। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज रीइंफोर्स्ड थ्रू आउट द करिकुलम टू एड्रेस क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी इश्यूज। जलवायु और स्थिरता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए पूरे पाठ्यक्रम में, पूरी पाठ्यचर्या में अगर मैं कहूं तो में पर्यावरण शिक्षा को सुदृढ़ किया गया है। पाठ्यचर्या में पर्यावरण शिक्षा को सुदृढ़ किया गया, यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन को आप ऐसे इंक्लूड करो कि बच्चे में ये सेंस आए कि जो एनवायरमेंट है इसको बचा के रखना है। इस क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इतनी तेजी से, है ना, गर्मी इतनी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग और ये सब चीजें जो हो रही हैं, कैसे हम अपने एनवायरमेंट के प्रति संवेदनशील बने, कैसे हम सेंसिटिव बने। दिल्ली का AQI देख लीजिए, अभी क्लाइमेट चेंज पर कितनी सारी डिबेट्स होती रहती हैं, है ना। एंड सस्टेनेबिलिटी इशू, कैसे सस्टेनेबल बनाए हम किसी चीज को। Physical and arts education are also given priority to support students' holistic health and well-being. जो शारीरिक शिक्षा है, आर्ट की शिक्षा है, इनको महत्व देना है, प्रायोरिटाइज करना है टू सपोर्ट स्टूडेंट्स होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलबींग, यानी बच्चों की होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ क्या होता है भाई? सर्वांगीण जो आपका स्वास्थ्य है, सभी चहुमुखी विकास बच्चे का, उसकी हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ यानी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सब अच्छी हो। ठीक है ना? ठीक है तान्या? चलो। हाँ, देखो शुभांशु कह रहे हैं कि मैं अपने फेवरेट कपड़े तब तक पहनता हूँ जब तक वो खराब ना हो जाए। एग्जैक्टली। नहीं तो एटलीस्ट दे दो किसी को। उनको रख के कब तक रखेंगे? लोग भर भर के कपड़े रखते हैं और वो फिर रखे ही रहते हैं जीवन पर्यंत। नए लेते रहेंगे, देंगे नहीं किसी को कपड़े। अरे भाई बाकी लोग यूज करेंगे, मैं देती हूँ आसपास कपड़े और लोग पहनते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है कि यार चलो ये चीज वेस्ट नहीं गई। जबकि आपको खुद नहीं पता आपके घर में जितना सामान पड़ा हुआ है क्या आप एक्चुअल में कभी वो यूज करेंगे, लेकिन मोह है वो, है ना। आप खरीद रहे हैं ज्यादा, चलिए ठीक है, आप कर सकते हैं अफोर्ड, बट एटलीस्ट पहन तो आप लिमिटेड ही सकते हैं। तो बाकी सब देते जाओ, लेकिन वो छूटता नहीं है इंसान से। छात्रों के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करने के लिए शारीरिक और कला शिक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। कला शिक्षा से क्या होता है? आपका मन, आपका एस्थेटिक सेंस, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। और फिजिकल एजुकेशन से तो आप जानते ही हैं, मन तन धन सबके लिए अच्छा ही है। ठीक, तो उन एस्पेक्ट्स पे जो आपके जीवन को फुलफिल्ड बनाते हैं, यानी जो परिपूर्ण बनाते हैं जीवन को। सिर्फ पैसा नहीं परिपूर्ण बनाएगा, शिक्षा, उसकी समझ, इंजॉयमेंट, सारी ही चीजें मिलकर के एक फुलफिलमेंट जीवन में लेकर के आएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं नंदू, वो मेरे पे छोड़ दो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग CBL, ये महत्वपूर्ण है। योग्यता आधारित शिक्षा मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग CBL, यानी बच्चा जो पढ़ रहा है वो सिर्फ थियोरी में ना पढ़े, वो कॉम्पिटेंट हो, पारंगत हो, मास्टर हो उस चीज में, है ना। क्या हो? मास्टर हो उस चीज में। तो बच्चा जो पढ़ रहा है थियोरी में, सिर्फ थियोरी में ना पढ़े, उसको वो अप्लाई करना भी आता हो। जो एक स्किल आप उसको उठा करके दे रहे हो, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे रहे हो, तो वो उसमें मास्टरी हासिल करे, वो कॉम्पिटेंट इनफ हो कि उसकी थियोरी भी जानता है, उसकी प्रैक्टिकलिटी भी जानता है। वो जो भी पढ़ के निकला है, किसी क्लास से जब कुछ निकला है, तो कोई स्पेसिफिक स्किल, कोई स्पेसिफिक टॉपिक उसको कंप्लीटली आता हो, जिसमें वो इनफ कॉम्पिटेंट है कि आप उसको बाहर की दुनिया में भेजेंगे तो वो प्रैक्टिकल करके दिखाएगा।
पौधों के बारे में सिर्फ जो फोटोसिंथेसिस है वो पढ़ा नहीं है उसने, इतना उसको आता है कि उसने एक पौधे को उगा करके खुद से प्रैक्टिकल करके देखा है। वो खेती की बात नहीं जानता, सिर्फ कर भी पाएगा। कोई भी एक स्किल, कोई भी कुछ भी जो भी आप पढ़ा रहे हैं, तो वो उतना कॉम्पिटेंट हो कि सिर्फ उसको थियरी में ना पता हो, प्रैक्टिकली भी वो उसको समझता हो। ठीक है ना? हो जाएगा दिनेश। An approach where students progress by demonstrating mastery of specific skills। specific यानी कुछ विशिष्ट कौशल बच्चे को मास्टर करना आता हो, नॉलेज हो उसके बारे में, एंड एबिलिटीज यानी कॉम्पिटेंसीज, क्षमता हो उसके अंदर वो करने की। तो एक दृष्टिकोण, जहां कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्या है, एक दृष्टिकोण है, योग्यता आधारित शिक्षा जो है एक दृष्टिकोण है, एक नजरिया है, जहां छात्र विशिष्ट कौशल यानी स्किल परफॉर्म भी करना आता हो, ज्ञान भी और क्षमता भी उस चीज की। जैसे आपने बेसिक कैलकुलेशन भी सिखाई तो बच्चे को रियल लाइफ में एप्लीकेशन आती है उसकी। तो ये बात क्लियर हुई कि जहां छात्र विशिष्ट कौशल, ज्ञान और क्षमताओं या दक्षताओं में निपुणता का प्रदर्शन करके प्रगति करते हैं, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है कि एक स्पेसिफिक स्किल में उसको नॉलेज हो, उसके अंदर एबिलिटी हो, उसको मास्टर करे, वो कॉम्पिटेंट हो बेसिकली। तो फोकस ऑन मास्टरी यानी पारंगत होने में पे जो है ध्यान होगा, फोकस होगा। लर्निंग आउटकम्स क्लियरली डिफाइंड यानी आउटकम क्लियरली डिफाइंड हो गई। 5वीं क्लास में हम ये पढ़ रहे हैं फ्रैक्शंस, तो इसका एक पिज्जा के माध्यम से, है ना, हम दिखा पाए कि भाई ये इतना हिस्सा जो है इसका, ये फ्रैक्शन में जो आपने पढ़ा है, ये एक्चुअल में रियल लाइफ में इसका ये यूज है ना। और आप चाहेंगे तो बच्चा वो करके दिखाएगा। आपने सिलाई कढ़ाई बनाई जो भी कराया है, बच्चा उसको अप्लाई करना जानता हो। तो लर्निंग आउटकम्स क्लियरली डिफाइंड, इंडिविजुअल पेस, बच्चे का जो व्यक्तिगत पेस है, गति है। हर बच्चा जरूरी नहीं है सब बहुत जल्दी समझ जाते हो चीजें, कुछ को समय लगता है, कुछ बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ को डिफिकल्ट लेवल की चीजें जल्दी चाहिए होती हैं, कुछ को मॉडरेट लेवल का, कुछ को इजी लेवल का। तो आपको बच्चे के पेस को समझना है कि वो किस गति से सीखता है, उस गति से आपको सबको साथ लेकर के चलना है। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी आप आकलन, मूल्यांकन, टेस्ट जो ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं कि लर्निंग यानी इंप्रूवमेंट कहाँ कराया जा सकता है, कहाँ कमी रह गई है, जजमेंट के लिए नहीं ले रहे हैं, इंप्रूवमेंट या फीडबैक के लिए ले रहे हैं। आप जो आकलन कर रहे हैं वो इंप्रूवमेंट या फीडबैक के लिए आप कर रहे हैं, ताकि उस स्किल को और निखार सकें। प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन यानी जो प्रायोगिक और वास्तविक जीवन में अप्लाई करने वाली चीजें हैं वो बच्चा सीख सके। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? बहुत बढ़िया रीमा। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में यानी सीबीएल में यूज करने होते हैं। जैसे मास्टरी पे फोकस करना, कोई भी चीज जो आप पढ़ा रहे हैं वो उसमें मास्टर बन सके। लर्निंग आउटकम क्लियरली डिफाइंड हो कि हमने 5वीं क्लास में ये फ्रैक्शन पढ़ाया है, तो बच्चे को ये चीजें इससे आनी चाहिए, वो करके देख पाए, फ्रैक्शन को रियल लाइफ में यूज कर पाए, है ना। ठीक है, प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन। चलिए, आउट सीएफ 2023 रिकमेंड डिजाइनिंग करिकुलम फॉर ग्रेड्स 11 एंड 12 यानी एनसीएफ 2023 जो है वो कैसा करिकुलम डिजाइन करने की बात करता है 11वीं और 12वीं के लिए। अब वो बात सेम ही रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, पूल ऑफ सब्जेक्ट्स की बात है, ये हम चर्चा कल कर चुके हैं नफ। ठीक, एनसीएफ ऐसी ग्रेड 11 और 12 के लिए पाठ्यचर्या डिजाइन, ये पाठ्यक्रम हिंदी में ट्रांसलेशन ऐसे ही हो जाता है कई बार। देखिए पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस होता है, तो आपको इंग्लिश वाली साइड हमेशा देखना है, ये पेपर में भी गड़बड़ होती है। और वो कहते हैं कि अगर कोई गलती हिंदी के ट्रांसलेशन में हुई है तो इंग्लिश को ही फाइनल माना जाएगा। ठीक है ना, तो आपको एक बार इंग्लिश वाली साइड जरूर देख लेना है। फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग यानी विशेष रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान देना। प्रायोरिटाइज रोट मेमोराइजेशन यानी रटकर याद करने को प्राथमिकता देना। ऑफर इंटरडिसिप्लिनरी ऑप्शंस, रेस्ट्रिक्ट चॉइसेस टू एकेडमिक सब्जेक्ट्स ओनली। ये कोई भी एक, तो ये ओनली वाले ऑप्शंस ना थोड़े खतरनाक ही होते हैं, इनसे बचना चाहिए। प्रायोरिटाइज रोट, रट्टाफिकेशन को तो कोई पॉलिसी ध्यान में नहीं रख रही है। फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, सिर्फ एक्सक्लूसिवली मतलब बाकी पढ़ाई छोड़ दो, एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिवली यानी आपको व्यावसायिक शिक्षा को भी इंक्लूड करना है 6th क्लास ऑनवर्ड सेकेंडरी लेवल पे। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ विशेष रूप से सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा ही सिखानी है उनको, आपको एकेडमिक्स भी तो पढ़ाना है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शन जो नेगेटिव होते हैं। ऑफर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ के पढ़ाया जाए। फ्रीडम हो बच्चे के पास पूल ऑफ सब्जेक्ट्स चूज करने की, ऐसा नहीं है कि आर्ट्स है तो आर्ट्स ही, आर्ट्स में अगर 5 सब्जेक्ट फिक्स हैं तो वही पढ़ने हैं, उसकी मर्जी है। अगर वो 50 में से कोई भी 5 सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहा है तो वो कर पाए। ये बात जो हार्डकोर सेपरेशन है कॉमर्स का, ह्यूमैनिटीज का और साइंस का, ये इन स्ट्रीम्स के हार्डकोर सेपरेशन को मिटाया जाए और पूल ऑफ सब्जेक्ट्स चुनने का जो है मौका मिले।
ठीक है, तो ऑफर इंटरडिसिप्लिनरी ऑप्शंस, अंतः विषय विकल्प प्रदान करें। बात सही है? कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है? कोई भी समस्या अगर इस चीज को लेकर के हो रही है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, एक क्यों नहीं होगा बता तो दिया भाई। एक्सक्लूसिवली फोकस नहीं कर सकते आप वोकेशनल ट्रेनिंग पे, इंक्लूसिवली कर सकते हो। एक्सक्लूसिवली का मतलब है विशेष रूप से सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग पे ही ध्यान देंगे, तो बाकी का क्या करें? जॉब के लिए थोड़ी आप एकमात्र पढ़ा रहे हैं, जॉब या कोई स्किल वोकेशन व्यावसायिक शिक्षा भी सीख जाए बच्चा, ये है एक टारगेट। लेकिन ये नहीं है सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा पे ध्यान देना है, तो फिर तो कोई करियर की ट्रेनिंग करा देते, फिर 11th 12th क्यों कराते? तो एक्सक्लूसिव वर्ड यूज कर दिया इसलिए ये नहीं आएगा फर्स्ट। चलिए खैर, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पढ़िए इसको और एक बार जवाब दीजिए। चलें, देखिए सेकेंड ऑप्शन आप लोग ज्यादातर लोग कह रहे हैं, जो कि हमें सही भी नजर आ रहा है। देखते हैं, व्हाई हैज द एनसीएफ एसई 2023 इंट्रोड्यूस्ड असेसमेंट एट डिफरेंट लेवल्स फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स। यानी एनसीएफ एसई 2023 ने विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न स्तरों पर मूल्यांकन क्यों शुरू किया है? यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और जो असेसमेंट है वो साल में बस एक बार ना हो, मल्टीपल टाइम्स होता रहे। टू इंक्रीज एग्जाम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी परीक्षा की जटिलता को बढ़ाना, ये किसी भी पॉलिसी का उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि ये बच्चों के हित में नहीं है कि परीक्षा इतनी जटिल हो जाए कि बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। टू गिव स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग एंड इवेल्युएशन। भाई डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अगर आकलन किया जाएगा, 360 डिग्री असेसमेंट लाया जाएगा, तो क्या होगा? सीखने और मूल्यांकन में लचीलापन आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। टू रिड्यूस एग्जाम कंटेंट, आप अगर एग्जाम कंटेंट को रिड्यूस कर देंगे, परीक्षा सामग्री को कम कर देंगे, ये भी आकलन का उद्देश्य नहीं है। ये किया गया है कुछ हद तक, कंटेंट को कम किया गया है, लोड को कम किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा है वो ये है कि असेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे क्यों लाए हैं। तो आपको ये देखना होगा सवाल ने आपसे पूछा क्या है। ठीक है, फिर आता है टू स्टैंडर्डाइज अक्रॉस सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि विषयों में मानकीकरण ले आए, सब में एक जैसा आकलन होगा, भाई वो विषय और सब्जेक्ट और टॉपिक के हिसाब से होगा। तो सेकंड ऑप्शन ही बचता है कि ताकि फ्लेक्सिबिलिटी रहे आकलन में, इसलिए अलग अलग लेवल पे आकलन किया जाएगा कि लचीलापन रहे। 50 तरीकों से आकलन हो, बच्चे की नीड को देखते हुए आकलन हो, कहाँ कमी रह गई वो समझने के लिए आकलन हो, कैसे बेहतर कराएं उसके लिए आकलन हो, टीचर भी असेस करे बच्चे को, बच्चा खुद भी असेस करे खुद को, और उसके साथी समूह भी असेस करें खुद को। ठीक है ना? What is the main focus of the NCF SE 2023 for learning outcomes in grades 9 and 10? यानी मेन फोकस, मुख्य बिंदु या मुख्य ध्यान एनसीएफ एसई फॉर लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स होते हैं निकल के क्या है, रिजल्ट क्या आ रहा है किसी चीज को। आज हम ये पढ़ रहे हैं तो इसका लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए कि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चंस आ रहे होंगे किसी भी टीचिंग एग्जाम में एनसीएफ एसई को लेकर के, तो वो आप सॉल्व कर पाए, एनसीएफ एसई को आप समझ पाए, ये इसका लर्निंग आउटकम है। यानी रिजल्ट क्या है, गोल जो रखा गया था वो पूरा हो पाया कि नहीं हो पाया, ये लर्निंग आउटकम बताता है, एक तरह से रिजल्ट है सीखने का। ठीक है, तो ग्रेड 9 और 10 में सीखने के परिणामों के लिए एनसीएफ एसई 2023 का मुख्य फोकस क्या है? कोर कॉन्सेप्ट्स एंड कॉम्पिटेंसीज, यानी मूल अवधारणाएं और दक्षताएं, रोट मेमोराइजेशन, सिंप्लीफाइड नॉलेज, करियर स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ये आपको देखना है। लर्निंग आउटकम जो है ग्रेड 9 और 10 के लिए क्या होने चाहिए? कोर कॉन्सेप्ट्स एंड कॉम्पिटेंसीज, रोड मेमोराइजेशन कहीं नहीं होगा, सिर्फ सिंप्लीफाइड नॉलेज, ये भी कोई वो नहीं होता कि यही लर्निंग आउटकम होगा कि बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लिया, सरलीकरण कर लिया, लेकिन इसका लर्निंग आउटकम से कोई लेना देना नहीं है। करियर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ऐसा भी नहीं है। कोर कॉन्सेप्ट्स एंड कॉम्पिटेंसीज बच्चे सीख पाए, जो मुख्य मूलभूत दक्षताएं हैं, जो सीबीएल जिसकी हम बात कर रहे थे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, जो मुख्य कोर चीजें हैं, जो आपको किसी सब्जेक्ट या जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी कोर चीजें आपको आती हो, आप मास्टरी आपकी हासिल हो, उस चीज को आप रियल लाइफ में, मान लीजिए आप साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको अप्लाई भी करना आता हो। जब आपने किसी सेमीकंडक्टर या व्हाटएवर कुछ भी पढ़ा है तो आपको पता हो इसका प्रैक्टिकल क्या होता है। ये लर्निंग आउटकम होना चाहिए कि बच्चे ने एक्चुअल में ज्ञान को हासिल किया हो, दक्षता हो उसकी उस पे। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2023 हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्टूडेंट्स रिकमेंडेड टू स्टडी इन ग्रेड 9 एंड 10? कितनी भाषाओं को पढ़ाया जाना चाहिए, रिकमेंडेशन कितनी भाषाओं की सिफारिश करता है एनसीएफ 2023, एंड किस पे? ग्रेड 9 और 10 सेकेंडरी लेवल पे। एंड हाउ मेनी शुड बी नेटिव टू इंडिया? इस पे हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं कि भारत की कितनी भाषाएं इसमें कम से कम होनी चाहिए, और कितनी भाषाओं को पढ़ाने की वकालत जो है वो एनसीएफ एसई करता है। बताइए।
फटाफट से बताइए। चलें आगे बढ़ें। चलिए, अच्छा थैंक यू सोनी। डी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, जो कि एकदम गलत है। 4 लैंग्वेजेस की बात कब हुई है भाई? 4 लैंग्वेजेस विद 3 नेटिव टू इंडिया, कुछ भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, मतलब कुछ भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भूल गए आप? त्रिभाषा सूत्र कि 3 भाषाएं पढ़नी है आपको, है ना? हाँ, उतना कर लोगे हो जाएगा अंजलि। 1 लैंग्वेज नहीं, 2 लैंग्वेजेस विद 1 नेटिव नहीं भाई, 3 लैंग्वेजेस विद 2 नेटिव टू इंडिया। 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए, इसमें से 3 टोटल भाषाएं हैं, जिसमें मदर टंग में शिक्षा देने की बात होती है, हिंदी और हिंदी या इंग्लिश में से कुछ। अगर मदर टंग हिंदी है तो इंग्लिश हो जाएगी दूसरी लैंग्वेज, अगर मदर टंग कुछ और है तो दूसरी लैंग्वेज हिंदी हो जाएगी, और तीसरी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, जो 22 भाषाएं हैं संविधान में उद्धृत, उनमें से कोई एक। तो 3 लैंग्वेजेस इन टोटल पढ़नी है सेकेंडरी लेवल पे। सेकेंड लेवल छोड़िए आप, देखिए अगर प्राइमरी लेवल आएगा तो कहेगा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पढ़ाने का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए, तो वो मातृभाषा होनी चाहिए। हो जाएगा दिनेश। तो टोटल 3 लैंग्वेजेस विद 2 नेटिव टू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, what is the primary aim of the NEP 2020 in terms of subject streams for students? प्राइमरी एम क्या है NEP 2020 का, जहां से ये एनसीएफ निकल करके आया है, इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट स्ट्रीम्स फॉर स्टूडेंट्स? स्ट्रीम समझ रहे हो? ह्यूमैनिटीज, जिसको हम आर्ट्स कह देते थे, है ना? ह्यूमैनिटीज, साइंस, और आपका कॉमर्स। तो ये जो हार्डकोर स्ट्रीम्स बनाई हुई हैं, इनका सेपरेशन हटाना है, यानी पूल ऑफ सब्जेक्ट्स हो, यानी मल्टीपल सब्जेक्ट्स, मान लो 20 सब्जेक्ट हैं, उसमें से जो बच्चे का मन करे वो अपने आप से सेट बनाए और पढ़ ले चूज करके। ये नहीं है कि उसको पढ़ना है बिजनेस स्टडीज, लेकिन उसको साथ में फिजिक्स भी पढ़नी है, तो वो कर नहीं सकता आज की डेट में। क्यों? क्योंकि वो जो है सब्जेक्ट वो उसके दायरे में नहीं है ह्यूमैनिटीज के, या वो साइंस में आएगा, एक सब्जेक्ट जो है साइंस में आएगा, दूसरा कॉमर्स में आएगा, तो बात नहीं बन पा रही है। ठीक है ना? तो जो प्राइमरी एम है एनईपी का इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट स्ट्रीम्स फॉर स्टूडेंट्स, मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन किसी भी पॉलिसी का, किसी भी डॉक्यूमेंट का उद्देश्य नहीं हो सकता। ये बात सिंपल है। आप पहले एलिमिनेट करना अगर ऑप्शन सीख जाएंगे पेडागोजी में, आधे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, कोई बहुत समस्या की बात नहीं है। फिर है हार्ड सेपरेशन बिटवीन स्ट्रीम्स, यानी प्राइमरी एम है कि हार्ड सेपरेशन, हार्ड को सेपरेशन कर दो, ह्यूमैनिटीज का, साइंस का, कॉमर्स का, नहीं, ये भी नहीं है। फ्लेक्सिबल चॉइसेस अक्रॉस सब्जेक्ट्स, हाँ ये बात सही है कि जो चॉइसेस हैं सभी विषयों में वो लचीले विकल्प होने चाहिए, है ना? सभी विषयों में लचीले विकल्प, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, जो चॉइस है बच्चा अपने हिसाब से फ्लेक्सिबली जो सब्जेक्ट चूज करना चाहता है वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स अपने हिसाब से चूज कर पाए, वो हार्डकोर स्ट्रीम में सेपरेशन ना हो। फोकस ऑन ओनली एकेडमिक डिसिप्लिन, ऐसा नहीं है को करिकुलर एक्टिविटीज, वोकेशनल एजुकेशन, इन सब पे ध्यान देने की बात हुई है कि व्यावसायिक शिक्षा, स्किल सीखे बच्चा, ये सब पे ध्यान दिया है। तो एक मात्र तीसरा ऑप्शन है जो सेंसिबल लगेगा आपको, बाकी ऑप्शन आप अपने आप एलिमिनेट कर पाएंगे। कई लोगों को लग रहा होगा ये तो आसान क्वेश्चन है, भाई आसान ही गलत करते हैं आप लोग पेपर में। मुश्किल क्वेश्चन कर लेता है इंसान सॉल्व या नहीं करता, आसान में गलती बहुत होती है। और कुछ लिमिटेड टाइप के ही क्वेश्चन है जो एनईपी से बनते हैं, जो यहाँ से बनते हैं। अगर आपने वो बेसिक पकड़ लिया आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, है ना? संदीप सारी क्लासेस अटेंड करो फिर, जो भी अब तक पेंडिंग हो गई हैं। तो ये कुछ 5-7 सवाल थे जो एनईपी इससे एनसीएफ 2023 से मुझे आपको कराने थे। अब किसी के मन में कोई भी डाउट हो, कोई शंका हो, है ना, कोई बात हो, तो आप पूछ सकते हैं। हम 10 मिनट जो है बात करेंगे, फिर आज का सेशन समाप्त करेंगे, क्योंकि नया टॉपिक जो है आपको लग रहा होगा, कई लोगों को लग रहा होगा अरे यार जल्दी नहीं है, हम लेट तो नहीं हो रहे हैं, वो सब आप मेरे पे छोड़ दीजिए। वो बहुत बैचेस कंप्लीट किए हैं, बहुत क्या सारे ही बैचेस कंप्लीट हुए हैं आज तक, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। अलग अलग होता है माही, एनडीएमसी और एमसीडी का। तानिया मेहनत करो ना, रिवीजन करते रहो। अच्छा, ऑफलाइन क्लास के बारे में जितने भी लोग पूछ रहे हैं, वो आप जीटीबी नगर जाकर के, अच्छा मैं आपको एडवांस में बता दे रही हूँ, 1 नवंबर और 2 नवंबर को आपकी ऑफलाइन क्लास है, डेमो क्लास है। तो जितने भी लोग पेडागोजी या तो पढ़ना चाहते हैं या कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं D+B का, वो ये फ्री डेमो क्लास है, ज्वाइन कर सकते हैं 3:30 से 6:30 बजे शाम को। ठीक है, जीटीबी नगर ऑफिस जाकर के या तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, दिल्ली में है ऑफ कोर्स ये,
और एक नंबर मैं आपको दे रही हूँ, कल भी मैंने लिखवाया था, वो दिन में आप कॉल करेंगे तो उठाएंगे ना, इस टाइम अगर आप कॉल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई अवेलेबल होगा टीम में, बेचारे उनको भी अपना घर चलाना होता है यार, वो भी जॉब करते हैं जो लोग फ़ोन उठाते हैं। तो मतलब बेचारे एज इन, मतलब परेशान ना करो आप इसलिए, बेचारा बाकी वो व्यक्ति जो मेहनत करके खा रहा है वो बेचारा तो क्या ही है ना। देखिए ये 8585, 2 नंबर आपको लिखवाए थे कल, 8585, ये सिर्फ़ टीचिंग के लिए ही हैं। अब डाउट मत पूछने लग जाना, लेकिन बैच से रिलेटेड कोई इंक्वायरी हो तो वो आप कर लेना, क्योंकि ये डाउट में आपकी मदद नहीं कर पाएँगे। 999214, और दूसरा नंबर है सेम है बिल्कुल, बस 215 है लास्ट में। ठीक है? क्लियर है? शादी 22 नवंबर को है, थोड़ा मोटिवेशन दे दीजिए। आपके पास तो मोटिवेशन कमी नहीं होनी चाहिए। ये शादी-ब्याह सब चलते रहेंगे, साल भर में सारा खुमार जो है उतर जाता है लोगों का। ठीक है? अंत में बचता है आप क्या करते हैं जीवन में, हर दिन आपका कैसा जाता है, आप अपने काम से, अपने जो भी आपका दिन जैसा गुज़रता है उससे खुश हैं कि नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल भर सकते हो पांडे, आप 29 साल की उम्र में तो एग्ज़ाम के लिए 30 साल तो होती ही है। एनईपी इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पढ़ लो भाई विभा। नेक्स्ट चैप्टर इन टाइम। हाँ, ये बिल्कुल काफ़ी है मीनू, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग सेपरेट चलेंगी ईएमआरएस के लिए, है ना? उसकी चिंता आप लोग मत करो। एनसीएफ पढ़ना है भाई, वो आपको सिलेबस में दिखे ना दिखे ईएमआरएस की पढ़ना है। आ गया तो आप क्या जवाब दोगे? पिछले उन्होंने सीसीई भी नहीं दिया हुआ, वो सीसीई भी करके जाना है आपको। सिलेबस में तो सीसीई भी नहीं है, है ना? तो ऐसी कई चीज़ें हैं, वो आपके भले के लिए कराया जा रहा है, आप चिंता मत करो, आपसे एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं यहाँ इतने सालों से, ठीक है? अरे झांसा क्या है यार, कैसी-कैसी बातें करते हो, हैं? यदि इतना बचा था तो कल ही करवा, कल हम काफ़ी स्लो चल रहे थे, आज स्पीड हमने ज़्यादा पकड़ी है इसलिए जल्दी खत्म हो गया है ये, क्योंकि जो ज़रूरी बेस बेस बनाना था वो मैंने कल बना दिया था। मतलब आपको डिटेल में जहाँ-जहाँ समझाने की ज़रूरत थी वो समझा दिया था। वो बेस बन गया इसलिए आज ये टॉपिक खत्म हो गया। नहीं तो हो सकता है कि कल अगर हम इसको कर रहे होते तो 1 घंटा और लग जाता। है ना? वो हर दिन की अपनी एनर्जी भी होती है। बिल्कुल मिल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट का ऑफलाइन अभी तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कल आपकी क्लास सेम टाइम है 7:30, और ऐसा हो सकता है कि क्योंकि कुछ क्लासेस थी जो कंबाइंड चल रही थी, जो चाहे वो D2+B की हो, एमआरएस की हो, सीटेट की भी कुछ क्लासेस, वो अब सेपरेट हो जाएँ कल से, क्योंकि सारे टॉपिक आपके काम के नहीं है ना। अब एनसीएफ तो सबको ही पढ़ना है, ये एसई तो नया आया है, इससे तो क्वेश्चन आज तक ज़्यादा आए भी नहीं है, अब आने शुरू होंगे। सीटेट में फिर भी पूछ लिए हैं। तो वो इसको छोड़ नहीं सकते ना। तो हो सकता है कि एक क्लास आपकी किसी की 6 बजे लग जाए शाम को कल, और बाकी क्लासेस 7:30 रहें। तो वो आप कल का टाइम अपने-अपने बैच में चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? अब कोई और मन में आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ, ठीक है। ऑफ़लाइन क्लासेस मॉर्निंग में नहीं हो सकती, वो तो यार अभी तो नहीं, अभी तो मेरे पास खुद ही वो स्लॉट अवेलेबल है। बाद में आएगा मॉर्निंग बैच कभी तो बता देंगे। सीडीपी के अलावा किसी सब्जेक्ट में मन नहीं लगता, क्या करूँ? मन तो लगाना पड़ेगा ना यार, पेपर तो आपको सब कुछ ही पढ़ के जाना पड़ेगा तभी तो निकलेगा पेपर। समझ रहे हो बात? वेरी एक्साइटेड टू मीट माय इंस्पिरेशन, तान्या कह रही हैं। बहुत बढ़िया जी। फीस स्ट्रक्चर क्या है? यार फीस अभी 100 स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक या तो हो गए होंगे या बचे होंगे कुछ एडमिशन्स, ऑलमोस्ट हाफ है। फिर वो डबल होगी, 100% होगी, और मतलब ऑलमोस्ट डबल तो हो ही जानी है। बहुत तेज़ी से कमेंट जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं सारे कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ। बहुत तेज़ी से आप लोग कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल जल्दी मिलते हैं। ऑलरेडी आई आस्क्ड ट्वाइस। अरे भाई नहीं दिखता। हाँ, आज की क्लास आपकी ओवर है। कल मिलते हैं 7:30। अच्छा, ठीक है जी। पीडीएफ हो जाएगा अपलोड, डोंट वरी। चलिए खत्म करें आज की क्लास यहीं। पढ़-पढ़ के होगा यार कॉन्फिडेंस बिल्ड। नहीं, कर्नाटका में कोई ब्रांच नहीं है भाई, हम हमने पहली ब्रांच यहीं खोल रहे हैं ऑफलाइन दिल्ली में। अभी तो बेसिक सी फीस है 13,000 के करीब। लेकिन ये 25 से 26 जाएगी, 20 से कम तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। मतलब ये ऑनलाइन के खर्चे ही निकालना पॉसिबल नहीं है। ये तो शुरू के 100 लोगों के लिए किया हुआ है। तो एक बार आप मतलब इंक्वायरी ज़रूर ले लीजिएगा, जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, है ना? चलिए, ऑफलाइन की बता रही हूँ यार।
गुड नाइट भाई। तो अभी तक कह रही है मुझे लग रहा है मैं क्लास में ही नहीं हूँ। हाँ, वो ऑनलाइन में ऐसा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि इतनी संख्या होती है और ऑनलाइन में शक्ल तो दिखती नहीं है। ये जिनको पर्सनल अटेंशन चाहिए होती है, वो भी पूरी तरह से नहीं, कुछ हद तक, वो फिर ऑफलाइन में हो पाती है। प्रैक्टिस आप खुद करते हैं भाई। सिलेबस कंप्लीट हो जाए, साथ साथ कुछ कुछ क्वेश्चंस हो जाएं, है ना, आपको क्वेश्चंस मिल जाएं प्रीवियस ईयर वगैरह, उतना इनफ हो जाता है। उसके आगे पेडागोजी में सिलेबस इतना है। मैथ्स थोड़ी है कि हर दिन आके क्वेश्चन करा दें, समझ रहे हो। लिमिटेशन होती है थियोरेटिकल सब्जेक्ट में, एक लिमिट तक ही आप क्वेश्चंस करा सकते हो। फिर यूट्यूब पे वो बेशक मैं कुछ कुछ मैराथन लेके करा दूंगी। चलिए, टेक केयर।